नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस टाइटल से हमारे चैप्टर का जो नाम है भारत, आकार और स्थिति, इससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार छोटा है, बड़ा है, किस तरह का भारत का आकार है और पृथ्वी पर भारत कहाँ पे स्थित है, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, किस दिशा में कहाँ पर भारत स्थित है पृथ्वी के ऊपर। तो यही सारी जानकारी हमें इस चैप्टर से प्राप्त होगी। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन संस्कृति मानी जाती है विश्व के अंदर। तो हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो बहुत ही प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नति की है। डेवलपमेंट भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। इन 5 दशकों के अंदर, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक से हमारा अभिप्राय होगा समाज के अंदर जितने भी धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे से हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसमें डेवलपमेंट हुआ है। आर्थिक रूप से भारत ने बहुत उन्नति की है। फाइनेंशियली भारत बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट कंट्री है हमारा भारत। तो कृषि, उद्योग और तकनीकी, कृषि, उद्योग और तकनीकी, टेक्निकल रूप से भी हमारे भारत में बहुत विकास हो रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत बहुत डेवलप कर रहा है इन सभी क्षेत्रों में। और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व का जो इतिहास है उसमें भी भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे हमारी दशमलव पद्धति हो, चाहे हमारी शून्य हो, बहुत से भारत के वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान संसार के पूरे विश्व के इतिहास में अब तक भारत का रहा है। तो अगला पॉइंट है हमारा भारत की स्थिति। स्थिति कैसी है भारत की? तो भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो पृथ्वी हमारी गोल है और इसको उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्ध में बांटा गया है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि ये मैप यहाँ पे दिया गया है, इसका ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसका ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे हमारा भारत है। और जो ये लाइन आप लोग देख सकते हैं, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है और इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो भारत है इस भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, विषुववृत्त, वृत्त रेखा इसको कहा जा सकता है। तो हमारा जो भारत है ये भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी कि ये हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ये अक्षांश के अंदर, अगर अक्षांश के हिसाब से अगर हम अपने भारत को देखते हैं तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में आता है। अब देखिए ये अक्षांश रेखाएं, जो हमारी भूमध्य रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखाएं हैं। जो ये लेटी हुई लाइनें आपको नजर आ रही होंगी इस ग्लोब के ऊपर, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है ये भूमध्य रेखा है। इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा है। इसके बिल्कुल ऊपर ये 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट ऊपर जो ये लाइन दिख रही है ये आपको, ये कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर एक रेखा होती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट, ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और बिल्कुल भूमध्य रेखा के नीचे की जो लाइन होती है ये
ये मकर रेखा कहलाती है। ये 2-3 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। ये मकर रेखा है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के बिल्कुल नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आती है मकर रेखा, और कर्क रेखा आती है भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा आती है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है। तो इन्हीं ये जो है लेटी हुई ये रेखाएं हैं, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। और आप देख सकते हैं कि लेटी हुई रेखाएं हैं और कुछ खड़ी हुई रेखाएं आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री से ये एक रेखा बिल्कुल समांतर आती है भूमध्य रेखा की तरह से ही, और ये 0 डिग्री पर इसको माना जाता है। इसे GMT रेखा भी कहा जाता है, और ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसी से पूरे विश्व का जो समय है, देखिए ये यूरोप से होकर जा रही है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है, और इसको कहा जाता है GMT, ग्रीनविच माध्यम समय रेखा इसको कहा जाता है। और इसी रेखा के अनुसार पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है। तो हमारा जो भारत है, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में है। अब देखिए नीचे हम मैप में देखते हैं कि ये यहाँ से आठ डिग्री 4 मिनट इस अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये अक्षांश के अनुसार हमारे भारत को देखा जा सकता है। और देशांतर के अनुसार ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये जो खड़ी हुई लाइनें आप देख रहे होंगे मैप के अंदर, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। ये उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक आती हैं, इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं के अनुसार हमारा देश जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ये गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक मापा जाता है। तो ये हमारे भारत की स्थिति है विश्व मानचित्र पर, पृथ्वी पर। कर्क रेखा जो होती है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में हमारे देश को, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बनाया है। तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है इस तरह से, और जो ये बीच में से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भूमध्य रेखा कहलाती है। और भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध की ओर देखेंगे तो हम ये कर्क रेखा है, ये 23 डिग्री 30 मिनट के समय पर निर्धारित की गई है। और ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नीचे दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये है मकर रेखा। ये 2-3 रेखाएं आपको याद रखनी है, सारी नहीं रखनी है। यहाँ जो ये भूमध्य रेखा होती है ये 0 डिग्री पर आधारित होती है। फिर 0 डिग्री से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक ये 90 डिग्री तक आ जाती हैं। ये 90 लाइनें ऊपर होती हैं और 90 1, 2, 3, 4 से यहाँ तक 90 ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। तो 90 ये और 90 ये, इनकी संख्या होती है 180। और जो हमारी ये भूमध्य रेखा होती है, अगर कोई आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वो भी एक अक्षांश रेखाएं होती है। तो ये हो गई 181। इनकी अक्षांश रेखाओं की जो गिनती हम बताएंगे, कोई हमसे पूछे कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो ये नीचे का भाग है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। हम सभी जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई है, थोड़ी ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो मौसम जलवायु जो बदलती है वो उसी झुकाव के कारण बदलती है। ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है।
ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं सीधी खींची गई हैं इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर, उत्तरी गोलार्ध के एक पॉइंट से शुरू होकर दक्षिणी गोलार्ध के एक पॉइंट पर आकर ये सभी मिल जाती हैं। इन सभी देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। 360 ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ऊपर होती हैं। और जो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर के अंदर आता है। पूर्वी देशांतर के अंदर वो आता है। हमारे जो देश का मुख्य भूभाग है वो दक्षिण में, वो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। आपको मैं मैप में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूर्व है और ये दक्षिण का हिस्सा है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ये हमारी है और बंगाल की खाड़ी में यही अंडमान और निकोबार, ये 572 कुछ द्वीप हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। छोटे छोटे ये बहुत सारे द्वीप हैं, 572 कुछ करके हैं। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं और ये भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के अंदर आते हैं। और अरब सागर जो पश्चिम में है इसमें हमारा आता है लक्षद्वीप। इसमें हमारा लक्षद्वीप आता है जो छोटे छोटे 36 द्वीपों का एक द्वीप बन जाता है। ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान निकोबार भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने हुए हमारे द्वीप हैं। तो ये लक्षद्वीप पश्चिम में है और अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर के अंदर है। लक्षद्वीप हमारा बच्चों अरब सागर के अंदर आता है। और जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अपने एटलस में आप एक बार देखेंगे तो आपको ये देखते ही समझ आ जाएगा। जो भारत का जो मेन भूभाग है, जो भारत का मुख्य जो हिस्सा है, उसका क्षेत्रफल, उसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल से भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। ये 2.4% विश्व के क्षेत्रफल से हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर और जो इसकी तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर की है। तो देखिए, आकार के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और फिर भारत का स्थान आता है 7वें नंबर पर। तो हमारा जो देश है वो विश्व के सभी देशों में 7वें नंबर पर अपने आकार के कारण, अपने क्षेत्रफल के कारण आता है। अब देखिए, तट रेखा कहा जाता है जो समुंदर के अंदर, जो समुंदर के साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, इसको कहा जाता है तट रेखा। ये तट रेखा है और ये हमारी स्थल रेखा है जो हम इन अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये आपका चीन हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी के साथ हम अपनी स्थल का जो बॉर्डर है, ज़मीन का जो बॉर्डर है वो हम शेयर करते हैं इन देशों के साथ। जो हमारी स्थल सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है और जो हमारी तट रेखा है, समुंदर की जो रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और इसमें जो हमारे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, जो हमारे अंडमान और ये निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप जो है, इन सभी की बाउंड्री को मिला के ये बाउंड्री बनती है। इन सभी की तटरेखा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, तब ये बनती है 7,516.6 किलोमीटर।
भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत यहाँ हिमालय को कहा गया है। नवीनतम वलित पर्वत से जो है हमारा भारत घिरा हुआ है, उत्तर दिशा से, उत्तर पूर्वी सीमा से और उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर में जैसे चीन है, उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार है। इन देशों के साथ इनमें भी ये जो हमारे हिमालय की वलित पर्वत की जो श्रृंखलाएं इन सभी देशों में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में हमारा जो वलित पर्वत है इससे भारत घिरा हुआ है। इसके जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। दक्षिण का जो भूभाग है, ये जो भारत है, दक्षिण का जो ये हिस्सा है दक्षिणी भारत कहलाता है। और जैसे जैसे आप उत्तर में जाएंगे तो ये चौड़ा होता चला जाएगा, तो इसी का जिक्र यहाँ पे है। दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। बाईस डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये संकरा होता जाता है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम देखेंगे, ये जो अक्षांश है, ये लेटी हुई लाइनें, ये अक्षांश होती हैं। इससे अगर हम देखेंगे तो 22 डिग्री ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 24 डिग्री है तो इससे कुछ नीचे 22 होगा। तो यहाँ से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो भारत संकरा होता चला जाता है। इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पूर्व दिशा जहाँ से सूरज उगता है, और पश्चिम गुजरात के जो पश्चिम में है, गुजरात हमारा पश्चिम में पड़ता है, तो वो अरब सागर है भारत के पश्चिम में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये वाली लेटी हुई रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये सिर्फ इंसानों ने किसी भी जगह की स्थिति, समय का पता लगाने की इन रेखाओं को बनाया गया है। तो ये रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं और जो ये है देशांतर रेखाएं, ये लगभग 30 डिग्री है दोनों का। लेकिन हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भारत की जो है लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, जबकि ऐसा नहीं है। जो देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं हैं हमारी, ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, इन पर भारत के अंदर जो नापा जाता है तो ये दोनों ही रेखाएं, अक्षांश और देशांतर, ये 30 डिग्री के नाप पर ही आती हैं। ये 30 डिग्री के नाप पर ही आती हैं, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा हमें कम प्रतीत होता है। अब देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे सूरज जो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे गुजरात से पहले निकलता है। समय जो पूरे भारत में है वो बिल्कुल एक जैसा ही है, समय में कोई बदलाव यहाँ नहीं है। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि जब सूर्य निकलता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलता है और उसके 2 घंटे बाद वो गुजरात में दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्वी देशांतर, वो पूर्व की तरफ है, और जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो जब हमारी पृथ्वी अपने 24 घंटे का जब वो चक्कर लगाती है तो वो घूमती हुई सूरज के जब सामने आती है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा सूरज के सामने पहले आता है। और जैसे जैसे पृथ्वी अपने घूर्ण पर घूमती है तो गुजरात में जब सूरज दिखाई देता है तो वो 2 घंटे बाद दिखाई देता है। समय हमारे भारत में बिल्कुल एक समान ही है। जो ये आप रेखा देख सकते हैं, ये वाली रेखा बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बच्चों होती हैं, इनको डिग्री, मिनट और सेकंड में मापा जाता है बच्चों, इसलिए मैं इसको सेकंड पढ़ रही हूँ। जैसे ये है
82 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट का निशान है तो इसको पढ़ा जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट। और ये 82 डिग्री 30 मिनट मानक यामातोर जो रेखा है, ये हमारे देश का, भारत का स्थानीय समय इसी देशांतर रेखा से निश्चित किया जाता है। इसको मानक यामातोर मानने का एक मुख्य कारण ये है बच्चों कि ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसको माना जाता है मानक यामातोर। ये भारत की मानक यामातोर है जो 82 डिग्री 30 मिनट पर निर्धारित है। तो इसी के अनुसार हमारे देश का जो समय है वो निश्चित किया गया है, बिल्कुल एक जैसा समय जो हमारे सार्वजनिक जो कार्यालय हैं, हमारे दफ्तर, ऑफिस, स्कूल, जो परिवहन है, ये सभी कुछ स्थानीय समय के अनुसार ही चलता है। इसी मानक यामातोर से ये सारे समय जो है निर्धारित किए गए हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर जो स्थानीय समय है वो एक जैसा ही है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजेंगे तो गुजरात में भी 4 बजेंगे, लेकिन सूरज जो है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत के अन्य हिस्सों से पहले यहाँ पे पूर्व में दिखाई देगा। इस पूर्वी हिस्से में सूरज पहले निकलता है और इसके 2 घंटे बाद यहाँ पश्चिम में सूरज दिखाई देता है। ये इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण ही होता है। देखिए ये ग्लोब देखते हैं, देखिए इस पर ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, इसको जीएमटी रेखा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रेखा है ये। और इसे भी 0 डिग्री पर माना जाता है। इसे भी उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक 0 डिग्री पर माना जाता है। और ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसको जीएमटी रेखा कहा जाता है और इसी के अनुसार पूरे विश्व का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। और जो हमारे देश का समय है वो 5 घंटे 30 मिनट इसी समय से आगे है। इसी समय से आगे है हमारे देश का जो समय है 5 घंटे 30 मिनट। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। जो हमारी मानक यामातोर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दिन और जो रात हमारे बनते हैं वो अक्षांशों की वजह से बनते हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अब देखिए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड, यहाँ भारत देश नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे भारतीय भूखंड। भूखंड का अर्थ होता है बच्चों जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा, तो भूखंड कहेंगे हम यहाँ पे। भारतीय जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में ये स्थित है हमारा भारत। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार इसको माना जाता है। अब देखिए ये एशिया महाद्वीप है तो मान लीजिए ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है एशिया महाद्वीप के अनुसार। तो हमारा जो भारत है वो दक्षिण की तरफ है। हमारा जो भारत है एशिया में दक्षिण की तरफ है। दक्षिणी विस्तार जो एशिया का है वो भारत के अंदर है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर, हिंद महासागर का नाम हमारे भारत के ऊपर ही रखा गया है। तो हिंद महासागर, ये हिंद महासागर इस मैप में हम देखते हैं तो ये एशिया के जो दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं इनसे भारत जुड़ा हुआ है बहुत पुराने समय से। और इसी हिंद महासागर से रास्ता बनता है, एक स्वेज नहर जाती है जो यूरोप तक भारत को जोड़ती है। जो ये हिंद महासागर से इस तरह से यहाँ से जाती है और ये यूरोप तक, इसको स्वेज नहर का रास्ता बोलते हैं। इससे भारत जुड़ा है स्वेज नहर से। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है
पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देश, पूर्वी एशिया, इनसे पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध भारत के पुराने समय से ही रहे हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में आप लोगों ने देखा भी मैप, हिंद महासागर में जो स्थिति, केंद्रीय स्थिति भारत को मिली हुई है, वो किसी अन्य देश को यहाँ पे नहीं मिली हुई है। इसी के कारण महासागर का नाम भी हिंद महासागर हमारे देश के नाम पर ही रखा गया है। इस केंद्रीय स्थिति के कारण ही इस महाद्वीप का जो नाम है, इस सागर, हिंद महासागर रखा गया है। इस सागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है वायु मार्ग और समुद्री मार्ग। जो ये समुद्री मार्ग है, ये इस तरह से ये जो समुद्री मार्ग है, ये इस तरह से स्वेज नहर से यूरोप तक भारत को जोड़ता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। सदियों से भारत का जो संपर्क रहा है दूसरे देशों के साथ, वो बहुत ही पुराना है। लेकिन ये समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा उत्तर में जो पर्वत है हमारा, जो हिमालय है, उसमें कुछ दर्रे बने हुए हैं जहाँ से यात्री पुराने समय से ही आवागमन करते रहे हैं। तो दर्रे होते हैं बच्चों एक ऐसा रास्ता जो पहाड़ों के अंदर प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है, उसको दर्रे कहा जाता है। जैसे कराकोरम का दर्रा, नाथुला दर्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं भारत के, जहाँ से प्राचीन समय से ही अनेक यात्री भारत में आए भी हैं और भारत से गए भी हैं इन्हीं दर्रों का इस्तेमाल करके। पहले के समय में, पुराने समय में समुद्र के जो रास्ते हैं वो भारत को ज्ञात नहीं थे, या भारत आने जाने के लिए उन रास्तों का ज्ञान किसी को उस समय पे नहीं था। तो इन मार्गों से ही प्राचीन समय में जो विचार हैं, वस्तुएं हैं, इन सभी का आदान प्रदान होता था इन दर्रों के माध्यम से ही। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे विचार, हमारी रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, महाभारत, ये सारी चीज़ें इन्हीं रास्तों से होकर दूसरे देशों तक पहुंची हैं। भारतीय अंक हो गया, दशमलव प्रणाली हो गई, हमारे मसाले, मलमल का कपड़ा, बहुत सारी तरह के व्यापार, वो इन्हीं रास्तों के द्वारा संपन्न पुराने समय में होते थे। और इन्हीं रास्तों से हमारे देश के अंदर जो यूनानी स्थापत्य कला, वास्तुकला जो यूनान की हमारे देश में आई, जो यहाँ की मीनारों, गुंबदों में आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी घूमने गए होंगे तो किसी दर्शनीय स्थल पर, तो ये सभी वास्तुकलाएं, यूनानी वास्तुकला भारत में इन्हीं रास्तों के द्वारा आई है। जो भी आक्रमणकारी आए हैं भारत के अंदर या यात्री आए हैं, वो इन्हीं रास्तों के, इन्हीं दर्रों के द्वारा भारत में आए थे। तो भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, आपने अभी देखा, मैंने मैप में दिखाया आपको, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हम स्थल सीमा साझा करते हैं। ये सीमाएं होती हैं, इनको बोला जाता है स्थल सीमा। ये स्थल सीमा हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये उत्तर पश्चिम में आते हैं, चीन हमारा उत्तर में आता है, नेपाल, भूटान ये सभी उत्तर में आते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार ये पूर्व में आते हैं। तो इन्हीं के साथ हम अपनी सीमा, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। दक्षिण में समुंदर पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव और लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित हैं। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था कि मालदीव जो है ये अंडमान और निकोबार दक्षिण में है, और ये मालदीव ये लक्षद्वीप के दक्षिण में है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, मालदीव्स और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच ये छोटा सा जो समुद्री रास्ता है, इसी को कहा जाता है पाक जल संधि, इसी को पाक जल संधि कहा जाता है, तथा मन्नार की खाड़ी। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भौगोलिक संबंध होते हैं जहां हम भूगोल से, भूमि से जुड़े हुए होते हैं। तो ये संबंध हमारे बहुत अच्छे अपने देश, पड़ोसी देशों के साथ
हमेशा से रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों खत्म। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा ये देशांतर अक्षांश रेखाएं समझनी है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको। जितना मैंने समझाया बस उसी को याद रखिएगा। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, GMT रेखा जो 0 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री दक्षिण तक, और भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट से उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और जो GMT रेखा है, ये GMT रेखा ये यूरोप में लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और ये 0 डिग्री पर है। इसी के अनुसार पूरे विश्व का ये आपसी समझ से तय किया गया है। सभी संसार के जितने भी देश हैं उन सब ने तय किया है। तो इसी को मानक समय रेखा विश्व की माना जाता है, GMT। तो चैप्टर हो गया है हमारा खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।